देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, डिफरेंशिएशन किया था, है ना। ठीक है, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। और फिर मैंने आपको ये फॉर्मूला d/dx ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये प्रूव करने के लिए दिया था होमवर्क। ठीक है, तो एक बार मैं ये वाला क्वेश्चन कर देता हूँ, अगर आपने कर लिया नहीं किया तो कोई बात नहीं, ठीक है, देख लो। मैंने आपको बताया था कि d/dx ऑफ fx जो होता है वो क्या होता है, ये होता है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx डिवाइडेड बाई डेल्टा x। ठीक है, इसमें हम लोग ये वैल्यू पुट कर देते हैं cos की वैल्यू, तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x अपॉन डेल्टा x। और फिर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे। cos, देखो कुछ फार्मूले होते हैं जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, पहला तो फार्मूला ये है कि cos a प्लस बी का फार्मूला, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जब करेंगे तो ये डिस्कस कर लेंगे, आप जब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे 11वीं क्लास में। ये cos a प्लस बी होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये होता है cos a प्लस बी का फार्मूला। फिर आता है साइन a प्लस बी का फार्मूला, ये होता है साइन a cos b प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस है कर तो cos a साइन b, ये हो गया दूसरा फार्मूला। इसके अलावा और भी फार्मूले हैं, जैसे कि एक फार्मूला है कि साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। अगर आप साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी ऐड करो तो ये सेकेंड टर्म है ना, जो ये कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 2 बार ऐड हो जाएगा, तो ये मिलेगा 2 साइन a cos b। ठीक है, और उसी तरीके से हम लिख सकते हैं साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। आपको ये ट्रिग्नोमेट्री के किसी बुक में सब फार्मूले मिल जाएंगे। ये हो जाएगा 2 cos a इंटू साइन b। ये इस फार्मूले को दो एक बार घटाने जोड़ने से आ जाएगा। ये दो फार्मूले है ना। ठीक है, साइन a प्लस बी के फार्मूले में से साइन a माइनस बी का फार्मूला माइनस कर देंगे, ये राइट हैंड साइड, तो ये ट्वाइस ऑफ द सेकेंड टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ टाइप के फॉर्मूले। आप cos का cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी का फॉर्मूला भी आप इस फार्मूले को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक फार्मूला है जो कि ये है साइन c प्लस साइन d, ये होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। ठीक है, फार्मूला आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ये प्रूव करना आपको सिखाया जाएगा। साइन c माइनस साइन d अगर है तो ये साइन के बदले आ जाएगा cos, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, ये cos के बदले साइन आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर आप cos a माइनस cos b देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं वो लिख देता हूँ, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, एंड ये cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। कुछ फार्मूले हैं ये आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स करेंगे तो फिर ये आप अच्छे से कर सकते हैं फार्मूला। ठीक है, ये याद करना भी नहीं पड़ता। हाँ, तो इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं।
तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और ये है c और ये हो गया d, तो लिखेंगे हम लोग -2 साइन c प्लस डी, यानी कि x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, प्लस x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये दोनों x कैंसिल हो रहे हैं और इनको करेंगे तो 2x बाई एक्स होकर के ये देगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 -2 साइन x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2। मैं यहाँ से ये 2 हटा रहा हूँ और उस 2 को नीचे डाल देता हूँ, डेल्टा एक्स अपॉन 2, ठीक है। और ये फॉर्मूला, ये जो यहाँ पर मैंने घेर दिया है, ये एक लिमिट होता है, लिमिट डेल्टा एक्स, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 हो तो डेल्टा एक्स बाई 2 विल बी ऑल्सो 0, सो ये जो ब्रैकेट, जो इनसर्कल क्वांटिटी है, ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है, और ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ क्वांटिटी है उसमें से डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 डाल देंगे यहाँ पे, तो ये जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, 0/0, और मिलेगा क्या, माइनस साइन एक्स। तो इस तरीके से हम फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके हम कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने cos x का डेरिवेटिव निकाला sin x, उसी तरीके से हम sin x का निकाल चुके हैं, वो cos x आता है। तो ये सब का निकालना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी फिजिक्स करेंगे, ठीक है। ये तो बस एक मैथमेटिकल कुछ जो टूल्स हैं वो आपको जानना चाहिए, इसलिए बता दिया गया है। बाकी ये सारे आप डिराइव करोगे जब आप मैथ्स करोगे, ठीक है। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, ये सब चैप्टर्स पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, तो आपको ये मिलेगा। तो मैं अभी एक लिस्ट ऑफ फार्मूला दे रहा हूँ, और वो फार्मूला फिलहाल तो आपको रिमेंबर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहला फार्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n-1। ये हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। अलजेब्रिक तो यही एक फार्मूला है, बाकी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए देख रहे हैं। d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हो गया cos x, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ साइन विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन इट्स एंगल इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। थर्ड ले रहे हैं d बाई डी एक्स ऑफ cos x, दिस इज माइनस साइन एक्स। फोर्थ फार्मूला d बाई डी एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ tan x, tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस टू फार्मूला और कुछ और रूल्स पढ़ेंगे जो हम डिफरेंशिएशन अलजेब्रा, उससे हम लोग ये निकाल सकते हैं, ठीक है। फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, d बाई डी एक्स। वैसे आप ये बुक में देख लो, पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि ये कितने पेज पर दिया हुआ है। ऐसे कुछ फार्मूले अगर आपके पास जो भी बुक हो उसमें देख लोगे आप 11th क्लास की बुक में, तो मिल जाएगा। NCERT में ये पेज नंबर 62 पर कुछ फार्मूला मेंशन है, आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। सो 10 के बाद हम लोगों ने साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉसेक होता है। कॉसेक एक्स का होता है माइनस साइन, कॉस और टेन का आपको याद है, ठीक है। और फिलहाल अगर आपको ज़रूरत पड़ता है बाकी सबका, तो उसको हम लोग रिकॉल कर सकते हैं इन तीनों फार्मूले के बेसिस पे, ठीक है, किया जा सकता है। मैं यहाँ से कॉट का लिखता हूँ पहले। कॉट एक्स का हो जाएगा, इसका सेक है तो जैसे उसका अपोजिट हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर एक्स, और एक विथ है माइनस साइन, ठीक है। सिक्स्थ फार्मूला अब मैं लिख रहा हूँ कॉस का उल्टा, d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स।
सेक एक्स का होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एंड देन सेवेंथ जो फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स, ठीक है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप एकदम याद ही कर लो सारा फॉर्मूला, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे यूज़ होगा वैसे, अभी ये फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में इतना कोई यूज़ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन सब का यूज़ कर सकते हैं, कभी कभी टेन का यूज़ हो जाएगा, लेकिन आगे के कोर्सेज में आपको फिर इन फार्मूले को सब याद होना चाहिए होगा। धीरे धीरे अपने आप याद भी हो जाएंगे वैसे आपको, ठीक है। सो सेक के बाद ये आ गया कॉसेक। कॉसेक एक्स का करेंगे तो आ जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हम लोग डिराइव कर सकते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, आप कर सकते हैं, और भी तरीके हैं। इसके अलावा एक फंक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसका भी देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ये होता है ई टू द पावर एक्स, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो वही मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा कौन सा फंक्शन होगा कि जिसको हम डिफरेंशिएट कर दें और फिर से वही मिल जाए। कहने का ये मतलब है कि मेरे पास एक फंक्शन एफ एक्स है और उसका डिफरेंशिएशन करें फिर से एफ एक्स मिल जाए, तो ये एफ एक्स पाया है कि ये कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। इसको ई की पावर एक्स लिखते हैं लोग, और ये ई की पावर एक्स, और इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो आखिर ये ई की पावर एक्स है क्या? ई की पावर एक्स होता है 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल, या आप इसको ऐसे लिख याद कर सकते हो, एक्स टू द पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 यहाँ पर, फिर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये जो नॉन एंडिंग जो सीरीज है इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और आखिर ये जो डेरिवेटिव है इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, अभी हमने डिफरेंशिएशन के सारे रूल्स किए नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको डिफरेंशिएट करने से भी ये वही वापस आ जाता है। वी विल सी इट लेटर, ठीक है। अभी आप जान लो कि ये होता है, और आपको मालूम है कि फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 ये सब 1 के ही बराबर होता है, ठीक है। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो हमने फैक्टोरियल किया वही है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके अलावा एक फंक्शन इंपॉर्टेंट है, वो है डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ये होता है 1 बाई एक्स वेयर बेस इज e, ठीक है। यहाँ पर e बेस, log क्या होता है एक्चुअली, पहले हम लोगों के टाइम पर लॉगरिथम क्लास 9th में होता था, ठीक है। इवन अभी भी कई स्टेट बोर्ड्स हैं या इंडिया से बाहर सीबीएसई बोर्ड से बाहर अगर देखें तो, ठीक है, तो कई जगह अभी भी लॉगरिथम पढ़ाया जा रहा है 9th क्लास में, लेकिन अब हम देखते हैं कि सीबीएसई बोर्ड में 9th क्लास से लॉगरिथम हटा दिया गया है। लेकिन जानना चाहिए कि लॉगरिथम है क्या, ठीक है। तो लॉगरिथम क्या चीज़ है उसको समझ लो थोड़ा सा। 2 टू द पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। अगर 2 का पावर 3 करें तो 8 आ जाएगा। इसी इंफॉर्मेशन को हम दूसरे तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, और सिर्फ इसके लिखने के तरीके को जब बदल दिया गया तो मैथमेटिक्स के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस में से एक हो जाता है ये, ठीक है। तो क्या है, इसको हम लिख सकते हैं log बेस 2, ठीक है। 2 का पावर कितना करेंगे कि 8 आ जाएगा, तो 3 करेंगे, ठीक है। तो log आपको क्या देता है, यहाँ पर देता है किसका पावर हो रहा है, कितना मिलता है, यहाँ पे लिखते हैं। और ये जो हम लिखते हैं वैल्यू आती है जो log की, वो पावर होती है, ठीक है। सो अगर log x का डेरिवेटिव करते हैं तो 1 बाई एक्स आता है, ठीक है। इसके डिटेल्स में अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग डिफरेंशिएशन का कुछ रूल करने वाले हैं। मैं लॉगरिथम के बारे में अभी ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं, लेकिन आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, कुछ फार्मूला जो लॉगरिथम में यूज़ होता है, ठीक है। एक फार्मूला ये है कि log m बेस जो है वो सेम रखेंगे प्लस log n, log बेस b n इज इक्वल टू होता है log m इंटू n, log mn होता है विद द सेम बेस b, ठीक है।
ये कुछ ऐसी चीज़ है जैसे मान लेते हैं कि अगर आप लिख रहे हो b का पावर, ठीक है, 2, तो ये कुछ ऐसा है, मान लेते हैं कि आप x का स्क्वायर लिखते हो और x का क्यूब लिखते हो, ठीक है, तो x का पावर क्या आता है 2 + 3 मिलके 5 बन जाता है, ये 2 + 3 लिख देते हैं इसको, ठीक है। log इज व्हाट, log आपको पता है कि log गिव्स यू द पावर, 2 की पावर 3 को 8 लिख रहे हैं, तो सो log 2 8 क्या है, ये पावर दे रहा है 3। सो अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ log m + log n, यानी कि कुछ पावर को ऐड किया जा रहा है, दिस इज सम काइंड ऑफ पावर, ये भी एक पावर है, दो पावर को हम ऐड कर रहे हैं। कब ऐसा होता है, पावर तब ऐड होता है जब कोई चीज मल्टीप्लाई होती है विद द सेम बेस, तो सेम बेस वाली क्वांटिटी जो है ना वो मल्टीप्लाई, यानी कि mn को हमने मल्टीप्लाई किया है। मैं भी इसका बिल्कुल जो फॉर्मल प्रूफ है मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग क्लास से फिर डेविएट हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन कुछ जो मेजर रूल्स हैं वो मैं बता रहा हूँ। log बेस b m माइनस log बेस b n जो होता है वो होता है log m/n, ठीक है। ये दो फार्मूला, ये पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, ठीक है। जस्ट इन्फॉर्म करने के लिए हाँ ऐसे फार्मूले होते हैं, अभी हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं, बाकी फिर हम लोग बाद में इन फार्मूले का प्रूफ वगैरह देख लेंगे, ठीक है। तो एक फार्मूला हो गया log ऑफ बेस b x टू द पावर n इज, या a टू द पावर, आप जो भी लिखना चाहो, m टू द पावर, कुछ हम लोग पावर लेते हैं, x ही ले लेते हैं, बेटर रहेगा, x टू द पावर m, ठीक है, x टू द पावर m लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं, या n ले लेते हैं, पावर यूजली लोग n लेते हैं, इसको लिख सकते हैं n इंटू log बेस b x, ये भी एक फार्मूला है, ठीक है, ये n जो है बाहर चला जाता है। फिर एक फार्मूला होता है log, अच्छा, log ऑफ 1/x जो होता है वो माइनस log x होता है, वो इसी फार्मूले से आ जाता है। यहाँ पे पावर 1/x को लिख सकते हैं क्या, log ऑफ x का पावर -1, और आपको पता है कि ये -1 कहाँ जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। इन फार्मूले को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अभी हम लोग ये इसके ऊपर डिस्कशन अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बस फार्मूला प्रोवाइड कर रहे हैं कि हाँ ये फार्मूला होता है, आप जान जाइए। या आप खुद ही इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कर सकते हो कि ये फार्मूला कैसे आ रहा है, इसका क्या यूज है, ठीक है। अच्छा, एक और फार्मूला हम देखेंगे, फोर्थ फार्मूला, जिसको हम कहते हैं बेस चेंजिंग फार्मूला, बेस चेंजिंग फार्मूला, ठीक है। ये कहता है कि log यहाँ पर a लिख देते हैं बेस b अपॉन log c बेस b, इसको लिखा जा सकता है log बेस c a, ठीक है। ये जो c है ये b हट जाएगा, ये c नीचे आ जाएगा बेस में, ठीक है। ये आप कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ अभी, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, देखो log बेस 2, ठीक है, एंड 32 ले लिया मैंने, अभी समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहा हूँ मैं, या मैं यहाँ पर 4 ले लेता हूँ, 4 एंड 32 64, ठीक है। देखते हैं कौन सा सूटेबल है, मैं चेंज भी कर सकता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे 4 ले लिया, 16 लिख दिया, नहीं दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं 2 कर देता हूँ और इसको 8 कर देता हूँ, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये क्या आना चाहिए, ये आ जाना चाहिए log बेस 8 ऊपर में 64 आना चाहिए। ठीक है, ये कैसे सही है मैं इसके बारे में बता दूँ। इसको बेस चेंजिंग फार्मूला कहा जाता है एंड व्हाई दिस फार्मूला इज करेक्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, प्रूफ के लिए किसी और दिन हम लोग करेंगे, बिकॉज मैं आपको फार्मूले से सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो 2 का पावर कितना करेंगे कि 64 आ जाए। आपको पता है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 एंड 32 2 जा 64। तो 1 2 3 4 5 6 2 का पावर 6 होता है 64। ठीक है, 2 की पावर 3 होता है 8 और 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, मैंने इन चीज़ों मतलब 2 का पावर कितना करेंगे 64 आएगा। 2 की पावर कितना करेंगे 64 आएगा 6 करेंगे, यानी कि ये जो क्वांटिटी है दिस इज इक्वल टू 6। 2 की पावर कितना करेंगे कि 8 आएगा। 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है 3 2 जा 6 कितना आ गया 2 आ गया। राइट हैंड साइड पे देखो 8 का पावर कितना करोगे 64 आएगा, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 2। तो हम देख सकते हैं दोनों साइड 2 आ गया। तो ये है बेस चेंजिंग फार्मूला। हाँ, इसको फ्यूचर के लिए हम यूज़ करेंगे, बस आपके लिए ये इंट्रोडक्शन है कि लॉगरिथम जैसी चीज़ होती है और इसको आप यूज़ करेंगे। हाँ, अब हम लोग आते हैं डिफरेंशिएशन के अलजेब्रा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर हम लोग मैथ्स कर रहे होते तो इसमें एक इंटरमीडिएट स्टेप मिलता आपको, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ाया जाता। ठीक है, तब जाकर के ये पढ़ना होता, लेकिन दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर फिजिक्स। अभी के फिजिक्स के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं जो आप करने वाले। जो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन है वो इम्पोर्टेंट होगा क्वेश्चंस के को करने के लिए। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं अलजेब्रा क्या है कि d/dx ऑफ ए कांस्टेंट नंबर, किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्यों इसलिए है कि कांस्टेंट का मतलब क्या है जो बदल नहीं रहा। ठीक है, अगर वेरिएबल होता है जो बदलता है, जो चीज़ कांस्टेंट है वो बदल ही नहीं रहा, तो उसका रेट, उसके बदलने का चेंज क्या होगा, रेट ऑफ चेंज भी 0 होगा। देयर विल बी नो चेंज, सो द रेट ऑफ चेंज विल बी ऑल्सो 0। सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक, इसको हम लोग ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते थे कि d/dx। ठीक है, मान लेते हैं कि पहले एक एग्जांपल लेते हैं। 4 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा। एनी नंबर उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा। एनी रियल नंबर या फ्यूचर में कॉम्प्लेक्स भी पढ़ेंगे तो उनका डेरिवेटिव 0 होगा। सो आप इसको लिख सकते हैं। अभी एक चीज़ और करेंगे उसके बाद। तो पहला तो हमने कर लिया कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। दूसरा, अगर हम लोग d/dx कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ सम फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट के क्या है, कांस्टेंट है, और f(x) क्या है, एक फंक्शन है। तो ये जो कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, k इंटू d/dx ऑफ f(x) हो जाएगा। एग्जाम्पल, d/dx ऑफ 4x क्यूब करना है मान लेते हैं, या 4x स्क्वायर ले लेते हैं। 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है तो ये आएगा 4 इंटू d/dx ऑफ x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x होगा। तो 4 इंटू 2x करेंगे तो 8x आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है फंक्शन में तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन से। ठीक है, तो दूसरा रूल हो गया। अब आगे देखते हैं तीसरा। हाँ, अगर इन दोनों को मिला दिया है तो फर्स्ट वाले के बारे में आप एक चीज कंक्लूजन कर सकते थे, मैं वो जरा बता दूं। d/dx ऑफ कांस्टेंट, हम इसको लिख सकते हैं d/dx ऑफ सम कांस्टेंट k इंटू x का पावर 0। x की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। सो कांस्टेंट k था, k को k इंटू 1 लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं x टू द पावर 0। अब k को बाहर ले जा सकते हैं, k इंटू d/dx
dx ऑफ x टू द पावर 0, ठीक है। सो आपको पता है कि x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, d बाई डी एक्स, हमने देखा था ये n इंटू एस की पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। तो जब आप ये 0 पावर है तो जो भी लिखेंगे ये 0 सबसे पहले क्या होगा, k रहेगा, k इंटू 0 इंटू एस की पावर 0 माइनस 1 हो जाएगा। ये 0 होने की वजह से क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। तो यहाँ से भी ये 0 आ गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। इसको जैसे समझना है समझ सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही इसको समझो। सो आगे देख रहे हैं हम लोग d बाई डी एक्स ऑफ दो फंक्शंस हैं, एफ एक्स और दूसरा है एक फंक्शन जी एक्स। अगर दोनों फंक्शन ऐड किया हुआ है, ठीक है, दो फंक्शन के एडिशन का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, उनके सेपरेट डिफरेंशिएशन के बराबर होता है d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है, मान लेते हैं कि मेरे पास दो फंक्शंस हैं d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। ये है एफ एक्स और ये है जी एक्स। तो इसका डेरिवेटिव होगा d बाई डी एक्स ऑफ 3x क्यूब प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर। तो हम इस तरीके से दो पार्ट में इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे 3 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर। हम पहले पावर लिखते हैं और एक पावर कम कर देते हैं, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ 4 इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। 4 को बाहर निकालेंगे, 3 को यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे, 3 बाहर निकाल लिया, 4 बाहर निकाले, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। सो यहाँ गया 9x स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो अगर दो फंक्शंस हैं, डिफरेंट फंक्शन, उनको ऐड किया गया या सब्ट्रैक्ट किया गया तो उनका जो डेरिवेटिव होगा वो हम उनको अलग अलग सेपरेटली डिफरेंशिएट कर, मतलब आप कह सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस पे काम करता है। ये जो डेरिवेटिव जो है वो इस पे और इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो हमने ये थर्ड रूल किया। अब हम आगे देखेंगे फोर्थ रूल। अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड हैं d बाई डी एक्स ऑफ दो फंक्शंस हैं एफ एक्स और जी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होगा एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। मतलब पहले ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है। और इनके प्रोडक्ट का डेरिवेटिव करना है, तो पहले वाले फंक्शन को हम छोड़ देंगे और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, प्लस फिर दूसरे फंक्शन को हम छोड़ देंगे और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करेंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू एस का पावर 4, ठीक है, ये निकालना चाहते हैं हम। तो आपको पता है कि इसको तो पहले सीधा निकाल सकते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 7 लिख देंगे और ये आ जाएगा 7 इंटू एक्स का पावर 6, ठीक है, 7x टू द पावर 6 आ जाएगा। लेकिन अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो भी हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। पहले हम फर्स्ट फंक्शन को छोड़ते हैं, फर्स्ट फंक्शन हो गया एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस हम एक्स टू द पावर 4 को छोड़ देंगे एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्यूब लिख देंगे। डेरिवेटिव करते हैं, एक्स क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 4 का डेरिवेटिव होगा 4x क्यूब प्लस एक्स का पावर 4 लिख देते हैं इंटू 3x स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, ये हो गया x4 का डेरिवेटिव। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू एक्स टू द पावर ये 3 प्लस 3 आ गया 6, ठीक है।
3 और 3 ऐड हो गया 6 हो गया, प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 6, तो 3 और 4 मिलके 7 एक्स टू द पावर 6। ठीक है, तो ये है प्रोडक्ट का डेरिवेटिव रूल। इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि d बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स इंटू वी एक्स, वेयर यू एक्स एंड वी एक्स आर टू डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। ठीक है, वेयर u एंड v आर कैन बी वेरिएबल्स और कैन बी फंक्शंस ऑफ x। ठीक है, सो ये आ जाएगा u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर एक एजम्पशन है कि हम लोग कम्यूटेटिव लॉ ओबे मान रहे हैं। इसको उल्टा एक्चुअली हम लोग ऐसे लिख सकते थे डी यू बाई डी एक्स इंटू वी। ठीक है, हम v को इधर लिखें या उधर लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कई बार हम ऐसा फ़र्क पड़ता भी है। ठीक है, तो फिलहाल 11th क्लास में कोई अंतर नहीं आने वाला, यहाँ पर हम v लिखें या इधर लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा होता है कि इससे भी अंतर आता है, आंसर डिफरेंट आता है। ठीक है, क्वांटम थ्योरी जब पढ़ते हैं तो ऐसा होता है। अच्छा, इसको लिख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स को शॉर्ट में लोग v प्राइम लिख देते हैं, v विथ ए प्राइम, एंड ये हो जाएगा v इंटू यू प्राइम। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं यू वी प्राइम। प्राइम का मतलब क्या है कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यू वी का प्राइम मतलब डेरिवेटिव ऑफ यू वी, सो u इंटू वी प्राइम प्लस v इंटू यू प्राइम, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, अब लास्ट फार्मूला हम कर रहे हैं फिफ्थ फार्मूला। ठीक है, इसको मैं सेपरेट किया अलग से लिखता हूँ। फिफ्थ फार्मूला d बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी, दो फंक्शन का को डिवाइड किया गया है, तो इसको लिखा जाता है v स्क्वायर v इंटू यू प्राइम माइनस u इंटू वी प्राइम। ठीक है, ये u बाई वी का फॉर्मूला है। अच्छा, इस फार्मूले को हम प्रोडक्ट वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि कैसे हो सकता है, लेकिन उससे पहले एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं, जो 6 नंबर पे है, वो मैं उसको कहता हूँ चेन रूल। चेन रूल क्या है वो देखते हैं। मान लेते हैं कि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन करके जो मिलता है वो एक फंक्शन ही होता है। जब हम किसी अब साइन एक्स का डेरिवेटिव किया तो मिला cos x, तो साइन एक्स एक फंक्शन है तो cos x भी फंक्शन है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करें तो 3x स्क्वायर मिल रहा है, यानी कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने से दूसरा फंक्शन मिलता है। सो एफ एक्स कोई फंक्शन रहा होगा आर्बिट्रेरी, इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो जो फंक्शन मिलने वाला है वो है एफ प्राइम एक्स। ठीक है, सो इसको हमने एफ प्राइम, हम चाहते तो इसको जी एक्स लिख सकते थे, लेकिन ये पता चलता है यहाँ पे प्राइम देने से पता चलता है कि एक्चुअली एफ एक्स एक फंक्शन रहा होगा, उसका डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स है। ठीक है, तो चेन रूल क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। ये चेन रूल नहीं है, चेन रूल अब लिखेंगे। मान लेते हैं कि d बाई डी एक्स है, और ये जो फंक्शन है वो x का नहीं है, ये किसी दूसरा वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल कुछ और है, ये f ऑफ y है, फंक्शन x का नहीं है, फंक्शन y का है। तब हम लोग क्या करते हैं, इसका जो डेरिवेटिव होता है हम इसको सिंपली पहले लिखते हैं कि आप इसको मान लो कि अगर ऐसा लिखा होता है d बाई डी वाई ऑफ एफ वाई, अगर फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है वो y है और यहाँ पे भी y है, तो ये सिंपली एफ प्राइम y लिखा जाता है इसको। ठीक है, इसको हम एफ प्राइम y लिखते हैं। तो पहले हम डेरिवेटिव जो है यहाँ पर x को हटा देंगे, मेंटली सोचेंगे कि यहाँ पर y लिखा हुआ है, और हम डेरिवेटिव करेंगे एफ प्राइम y लिख देंगे। लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ पे जो वेरिएबल या यूँ कहें कि लेबल जो है चेंज है, तो उसके लिए हमें एक और टर्म चाहिए होता है, वो होता है d ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, dx, तो ये कहलाता है चेन रूल।
इसी को हम चेन रूल कहते हैं। तो इसका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। चलो मैं आपको एक चेन रूल का एप्लीकेशन बता रहा हूँ। y इज इक्वल टू दिया गया है एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ है। सो अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं और एक फंक्शन है एफ एक्स, वो दिया गया है 4, वो एक्स टू द पावर 5 दे दिया मैंने, ठीक है। फंक्शन जो है वो एक्स टू द पावर 5 है, मुझे जस्ट यहीं पे क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है, ठीक है। और डिफरेंशिएशन करना है आपको डी एफ बाई यहाँ पे डी वाई, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई करना। अगर डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना होता तो हम क्या करते, हम इसको सिंपली लिख देते डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 लिखते हैं यहाँ पर, और यह आता 5 एक्स का पावर 4 आ जाता, ठीक है, अगर ऐसा करना होता। लेकिन मुझे ये नहीं करना है, मुझे क्या करना है डी बाई डी वाई, ठीक है, ऑफ एफ एक्स। मुझे वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये हम लिखेंगे क्या इसको, ये होगा एफ प्राइम एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है। पहले आप मान लो कि यहाँ पर जो वेरिएबल वही वेरिएबल यहाँ पर है और उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसको मैं एफ प्राइम एक्स करते हैं। नाउ द वेरिएबल इज नॉट सेम, लेबल इज नॉट सेम, सो वी विल डू अनदर डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y, इसको dx बाई डी वाई कर। हम लोग चेन रूल को प्रूव नहीं कर रहे, जस्ट मैं आपको स्टेट कर रहा हूँ कि चेन रूल होता क्या है, ठीक है। सो इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो f प्राइम x तो हमने निकाल रखा है कि f प्राइम x क्या होता, 5x का पावर 4 होता, ठीक है। इसी को तो हम f प्राइम x करते हैं, f प्राइम x। डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को एफ प्राइम एक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5x का पावर 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई। अब रह गया डी एक्स बाई डी वाई कैलकुलेट करना, तो वो हमारे पास ये जो रिलेशन इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। मुझे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन कर दूं x के रेस्पेक्ट में, तो लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। सो dx अपॉन dy जो होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा, 1/3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। 5x की पावर 4 इंटू 1/3x स्क्वायर, सो ये 5/3x स्क्वायर आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेन रूल को यूज करते हैं। ये चेन रूल का बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल था। अब चेन रूल जो है वो जो एक जनरल चेन रूल है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल था जिसमें कि बस लेबल का चेंज हो जाए, लेकिन और भी तरह का चेन रूल होता है, ठीक है। तो मैं चेन रूल आपको और बता रहा हूँ, ठीक है। वो तब होता है जब हम एक फंक्शनल बनाते हैं, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। फंक्शनल क्या होता है, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। ये चीज क्या है, देखो एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, वो मैंने लिया एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एक फंक्शन लिया है मैंने जी एक्स, वो है साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर जी वाई लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर वाई लिखो तो यहाँ भी वाई हो जाएगा, ठीक है। मुझे निकालना है f ऑफ जी एक्स, ठीक है। f ऑफ जी एक्स क्या होगा, और हम लोग निकाल सकते हैं g f ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। सो एंड g ऑफ एफ एक्स, ये क्या है ये भी देखते हैं अभी।
तो देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं एफ ऑफ 3 निकालूंगा तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा। अगर मैं एफ ऑफ अल्फा निकालता तो अल्फा का स्क्वायर आता। जहां पर भी एक्स लिखा हुआ है वहां पे हम वो वाली वैल्यू जो पुट करेंगे वो वहां पे पुट कर देंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं एफ ऑफ जी एक्स निकालना चाहता हूं तो यहाँ पर x को हटा करके मैं क्या करूंगा, gx लिख दूंगा। जैसे अल्फा लिखा है तो वैसे gx का स्क्वायर आ जाएगा। अगर यहाँ पर f के अंदर में x डाला हुआ है तो x का स्क्वायर हो रहा है, तो अगर इसमें अल्फा डालेंगे तो अल्फा का स्क्वायर, अगर इसके अंदर gx डाल देंगे तो gx का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और gx क्या चीज है, gx आपको पता है कि sin x है, तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर x, ठीक है। तो ये होता है फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। और दूसरा हम यहाँ से फंक्शन अगर g ऑफ एफ एक्स निकालना चाहें तो वो क्या है, देखो g के अंदर में f डालना होगा। g है क्या, ये है साइन ऑफ व्हाट, साइन, g है साइन ऑफ एफ एक्स, इसको लिखा जा सकता है साइन ऑफ, नाउ एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। सो एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग चेन रूल लगाते हैं। अगर हम लोगों को इस तरह के फंक्शंस का फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का डेरिवेटिव करना हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, अगर ऐसा कुछ करना है तो हम इसको लिख सकते हैं एफ प्राइम जी एक्स, ठीक है। ये जो बाहर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, और जो अंदर में वही लिखना है। अब इसके अंदर जो पड़ा हुआ है उसका डेरिवेटिव करेंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, तो ये आएगा एफ प्राइम जी एक्स इंटू जी प्राइम एक्स, ठीक है। तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर उसके अंदर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये कहलाता है, दिस इज कॉल्ड चेन रूल, इसको भी हम कहते हैं चेन रूल, ठीक है। एक्चुअली में यही है चेन रूल। तो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ ताकि इससे सारा कुछ क्लियर हो जाए। मान लेते हैं हम लोग को निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, बाहर वाला फंक्शन क्या है, साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और उसके अंदर जो लिखा हुआ एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब उसके अंदर जो पड़ा हुआ उसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा 2x, तो आएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव करते हैं। अभी आप ये इसका यूज काफी आपको पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक फॉर्मूला प्रूव करते हैं। चलो, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, जो मैंने इसका फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे, वी स्क्वायर अपॉन वी इंटू यू प्राइम माइनस यू इंटू वी प्राइम, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। मैं फॉर्मूला प्रूव करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये रूल्स भी थोड़े समझ में आए। तो इस फॉर्मूले को हम प्रूव करते हैं। देखो, इसको लिखा जा सकता है डी बाई डी एक्स इंटू यू इंटू वन बाई वी लिख सकते हैं, ठीक है। यू इंटू यू बाई वी को यू इंटू वन बाई वी लिख सकते हैं। तो हमने प्रोडक्ट रूल किया है। ये अब हम इसको दो फंक्शन, इसको एफ एक्स इसको जी एक्स मान लेते हैं। तो पहले एफ को लिख देते हैं यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई वी लिख देंगे, ठीक है। और प्लस हम इसको छोड़ देंगे, वन बाई वी को छोड़ेंगे एंड डी बाई डी एक्स ऑफ यू, ठीक है। सो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया, एफ इंटू जी जो फंक्शन था, एफ इंटू जी प्राइम प्लस जी इंटू एफ प्राइम, ठीक है। हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, ठीक है। इसको एक फंक्शन मान लिया, वन बाई वी को एक फंक्शन मान लिया, ठीक है। और उसको उस तरीके से हमने किया। अब बात रही कि इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो पहले इसको लिखें u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v का पावर -1। और ये v है क्या, v एक फंक्शन है vx, ठीक है। u भी एक फंक्शन है, u इज ए फंक्शन ऑफ x, इंटू वन बाई वी, सॉरी इंटू नहीं, प्लस वन बाई वी इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये एज इट इज मैंने लिख दिया है, ठीक है। हम लोगों को ये फॉर्मूला लाना है। अब आपने पढ़ रखा है कि d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर n जो होता है वो n इंटू s का पावर n-1 होता है,
ठीक है। अगर कुछ ऐसा है d/dx ऑफ x का पावर -1 है, मतलब n की वैल्यू मैंने -1 रख दी है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या डालेंगे, -1 डालेंगे, इंटू x का पावर -1 n को बस हमने -1 पुट कर दिया बोथ साइड, ठीक है। तो यह आ जाएगा -1 इंटू x की पावर -2 विच इज इक्वल टू -1/x²। तो आप d/dx ऑफ x का पावर -1 आ गया, यानी कि 1/x इज इक्वल टू -1/x²। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कुछ लोगों को ऐसे याद रहता है, और नहीं याद है तो आप इस फॉर्मूले से तो निकाल ही सकते हैं। तो अब यहाँ पर डबल प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पर तो वेरिएबल्स यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर v है और यहाँ पर x है, ठीक है। तो यहाँ वेरिएबल का लेबल का चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे चेन रूल आएगा। सो u इंटू, पहले हम इसको एज इट इज, अगर ये यहाँ पर v होता, s के बदले v होता, तो डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, u इंटू -1/v² आ जाता, जैसे ये आया। अगर दोनों x है तो ये आया, अगर यहाँ पर v है, यहाँ पर v एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आता, लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ पे v है, यहाँ पर x है, तो एक और टर्म आएगा फ्रॉम द चेन रूल, डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिखेंगे dv/dx प्लस 1/v इंटू du/dx, ठीक है। ये फॉर्मूला आ जाएगा, अभी हम लोग मुझे मिटाना पड़ सकता है, ठीक है। सो इसको लिख देते हैं हम लोग -u/v² इंटू इस dv/dx को लिखेंगे हम लोग v प्राइम प्लस 1/v इंटू u प्राइम। अब हम लोग इसमें से v² एलसीएम ले लेते हैं, सो यहाँ आ जाएगा -uv प्राइम प्लस vu प्राइम। एक v जो है ना डिवाइड करेंगे तो एक v बचेगा और वो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा u प्राइम से, ठीक है। सो हमें मिल गया u प्राइम bu प्राइम vu प्राइम माइनस uv प्राइम अपॉन vu प्राइम माइनस uv प्राइम अपॉन v²। सो देखा आपने कि हमने u/v का जो डिफरेंशिएशन है वो प्रोडक्ट रूल एंड चेन रूल को यूज करके निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो एक फार्मूला है उसको दूसरे फार्मूले को प्रूव करने में यूज किया जाता है। सो अभी फिलहाल हम लोग डेरिवेटिव्स के बारे में इतना ही जानते हैं। अब ड्यू कोर्स में आपको फिर मिलेगा इसके बारे में बाकी जानकारी, कैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन ये है कि एक लंबी सी दो क्या वॉल्स हैं, ठीक है, जो काफ़ी दूर सेपरेटेड है और उनके बीच में एक धागा बांधा हुआ बहुत पतला, क्योंकि हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तो जो धागा जो बिल्कुल स्ट्रेट है यहाँ दोनों के बीच बंधा हुआ है, ठीक है, इसमें बांध रखा है धागे को यहाँ पे। और यहाँ पर ऑब्वियसली इस पॉइंट को हम ओरिजिन मानेंगे और इस एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। जब किसी ने इसको पहली बार देखा तो उसने पाया क्या कि यहाँ पर विथ सम डिस्टेंस, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस, उसने पाया कि 2 मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक चींटी बैठी हुई है। मैं एक चींटी बना देता हूँ, चलो यहाँ पे, ठीक है, ये एक चींटी है। ओके, चींटी जो है उस धागे पे चलेगी, ठीक है। ये यहाँ पर एक चींटी है, ये एक छोटी सी चींटी है, देखने में पता नहीं चल रहा लेकिन चींटी ऐसा होता होगा, ठीक है। सो एक चींटी है जो इस पे चलती है, ठीक है, और किसी ने इसके पोजीशंस को नोट किया, ठीक है, किसी ने इसके पोजीशन को नोट किया। उसने पाया क्या कि चींटी जो है एट t=0 वो उसका पोजीशन क्या था, उसको हम लोग x0 से दिखाएंगे। x इज द पोजीशन ऑफ द एंट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम t, ठीक है, ये एक फंक्शन के द्वारा एक्सप्रेस किया जा रहा है। और उसने पाया कि एट x=0 t=0, ठीक है, x क्या है, x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। वो पाता है कि एट t=0 चींटी जो है 2 मीटर पे था, यहाँ पर
t इक्वल टू 0 था, तो हम इसको क्या दिखाएंगे, 2 मीटर दिखाएंगे। यूनिट्स हम सारे SI यूज करेंगे। तो चीटी जो है वो एट t इक्वल टू 0 2 मीटर पर है। फिर उसने क्या किया, इसके पोजीशंस को उसने नोट किया, ठीक है, नोट किया, और वो करता क्या है एक्सपेरिमेंट करने वाला, यहाँ पे टाइम बनाता है और इधर x को प्लॉट करता है। x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, x इज इन मीटर एंड टाइम इज इन सेकेंड्स या मिनट, जो भी स्टैंडर्ड यूनिट है वो उसमें लिख लेता है, ठीक है, जो उसके लिए अप्रोप्रिएट लगता है, सेकंड होगा या मिनट होगा, वो हमें वैल्यूज से मतलब है, ठीक है। उसने नोट किया और वो क्या करता है, इसके ग्राफ को प्लॉट करता है, जो भी ग्राफ आता है वो उसके ग्राफ को, बिकॉज वो देखेगा कि एट t इक्वल टू 0 इट इज एट 2 मीटर, तो यहाँ पर वो 2 मीटर देखेगा, और बाकी आगे क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि वो उसी को पता है। और इस ग्राफ को स्टडी करके उसने पाया है कि ये ग्राफ जो है एक फंक्शन को सेटिस्फाई करता है, और उस फंक्शन का वो फंक्शन किसी तरीके से उसको मिल जाता है, ठीक है। वो बहुत मेहनत करता है, ग्राफ को कई तरीके से प्लॉट करता है, एंड यूजिंग सम काइंड ऑफ मैथमेटिक्स वो ये फंक्शन निकाल लेता है। तो फंक्शन आता है x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाई 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x। मैं एक सिंपल फंक्शन ही रखता हूँ, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है, ना कि हम लोग इसको डिफिकल्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। डिफिकल्ट बनाने में हम बहुत फंक्शन को और डिफिकल्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है। तो वो पाता है क्या कि जो ग्राफ बनता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक सॉफ्टवेयर है डेस्मॉस, ठीक है, गूगल ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। डेस्मॉस को यूज करके आप इसमें हाँ डेस्मॉस DESMOS, हाँ ये गूगल ऐप स्टोर पे ये एक ऐप है, इसको आप डाउनलोड करके इसमें जैसे ही आप ये फंक्शन लिखेंगे ग्राफ प्लॉट कर देगा, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल है, या आपके पास जो भी मेथड है। कई ऐसे ग्राफ्स मिलेंगे जो आप उनको आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। हम लोगों ने फंक्शन में कुछ ग्राफ डिस्कस किया है, ठीक है, लेकिन कई ग्राफ्स ऐसे होंगे जिनको हम लोग ऐसे ही एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे, तो उसके अदर बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, जो कि अभी आप कुछ ही मेथड जानते हो, ठीक है। हम लोग मैक्सिमा मिनिमा, डेरिवेटिव्स, सेकंड डेरिवेटिव्स, उनको यूज़ करके ग्राफ का मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करते हैं, और तब हम लोग ग्राफ को एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एडवांस टेक्निक्स हैं जिससे हम ग्राफ का एस्टिमेशन करते हैं, लेकिन फिर सिर्फ ऐसा नहीं कि पॉलिनोमियल में जो रूट्स होते हैं उनसे हम ग्राफ को एस्टिमेट कर देंगे, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अगर कभी आपको किसी फंक्शन का ग्राफ चाहिए हो, ठीक है, तो आप लोग इस तरह के एप्लीकेशंस में फंक्शन डाल के ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट्स में अगर कोई ग्राफ है तो उससे कैसे फंक्शन लाते हैं, ये एक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ठीक है। तो अभी उसके डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है। तो ये पोजीशन दिया गया, अब वाई दिस फंक्शन कैन बी ट्रू, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं t इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो ये 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2, ये आ गया 2 मीटर, ठीक है। 2 मीटर या सेंटीमीटर हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, सेंटीमीटर चीटी वैसे 2 मीटर चल जाएगा, ठीक है, तो हमें उससे मतलब है नहीं। मैं आपको बस एक एग्जाम, ये मीटर में हो सकता है, टाइम मिनट में हो सकता है, सो द एंड कैन वॉक, उतना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। मैंने आपको ये दिखाया कि हाँ इनिशियल कंडीशन है, ये कहलाता है इनिशियल कंडीशन, कि आपको स्टार्टिंग में जहाँ से टाइम t इक्वल टू 0 स्टार्ट हुआ है, जहाँ से हमने मेजरमेंट शुरू किया है, वहाँ पर s की वैल्यू दी हुई है, एंड दिस इज कॉल्ड एन इनिशियल कंडीशन, ठीक है, इनिशियल कंडीशन, ठीक है। इनिशियल कंडीशन कई जगह मिलेंगे आपको, जब आप हीट पढ़ोगे तब आपको इनिशियल कंडीशन मिलेगा, जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ते हो, जब आप न्यूटन्स लॉ पढ़ते हो, ठीक है, जब आप फिजिक्स का कोई भी सब्जेक्ट मतलब आप टॉपिक करोगे तो आपको वेव में, हाँ वेव चैप्टर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको इनिशियल कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो इनिशियल कंडीशन इसी को कहते हैं कि स्टार्टिंग की जो वैल्यूज होती हैं, कुछ सर्टेन वैल्यूज, पोजीशन, मोमेंटम या एनर्जी, वो आपको दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने पोजीशन दे दिए गए, तो आप देख सकते हैं कि जो इनिशियल कंडीशन और जो फंक्शन है
वो एक दूसरे को कोरिलेट कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है वो वो देखते हैं। क्वेश्चन ये कि चीटी चली जा रही है, ठीक है, एट t इज इक्वल टू यहाँ पे, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है, सेकेंड हटा देते हैं, ठीक है, एट t इक्वल टू 5, ठीक है, यूनिट्स चेंज हो सकते हैं। तो एट t इज इक्वल टू 5 व्हाट विल बी द पोजीशन, तो x समय में 5 पुट करेंगे और ये आ जाएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 2, सो ये आ जाएगा 2 इंटू 25 माइनस 15 प्लस 2, ठीक है। द पोजीशन इज गिवन बाई अ फंक्शन। अच्छा मैंने एक गलती कर दी है, वो गलती ये है कि यहाँ पर मुझे t डालना चाहिए था, नॉट x, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो वेरिएबल यहाँ पर x लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल हम टाइम पुट करेंगे, सो दिस शुड बी टाइम नॉट x, ठीक है। सो हमने t की वैल्यू 5 पुट कर दी, अब ये आ जाएगा 50 माइनस 15 प्लस 2, ठीक है। तो ये 35 प्लस 2 आ जाएगा 37। तो हो सकता है कि चीटी जो है वो 37 सेंटीमीटर पर पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग सेंटीमीटर पर सेकंड में लेके चल रहे हैं सब ये स्पीड, ठीक है। पोजीशन जो है वो सेंटीमीटर में दे रही है, 2 मीटर ना करके सेंटीमीटर कर लेंगे, ओके, ठीक है। सो 37 सेंटीमीटर आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 50 आया था, ये 15 और ये 2, ओके। सो ये आ गया 37 सेंटीमीटर पे पहुंच जाएगा वो एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। ये तो हम आसानी से निकाल सकते, लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आपको पता क्या करना है। पहला क्वेश्चन ये था कि फाइंड द पोजीशन ऑफ एंट एट t इक्वल टू 5 मिनट्स। रियलिस्टिक थोड़ा सा लगना चाहिए तो मैंने वो कर दिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द स्पीड। अगर चूंकि ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, द स्पीड एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। t इक्वल टू 5 सेकेंड पे वो किस स्पीड से मूव कर रहा होगा। तो स्पीड होता क्या है, स्पीड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन कितनी तेजी से चेंज होता है, ठीक है। पहले हम एवरेज स्पीड क्या बताते थे, v एवरेज हम लिखते थे टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर वेलोसिटी लिखें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये एवरेज होता था। लेकिन जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखने लग गए, सो v इक्वल टू लिखते हैं हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ds बाई dt इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी होगा d बाई, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू d बाई dt ऑफ दिस पोजीशन फंक्शन। पोजीशन का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे, सो वो आपको वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। हमने पोजीशन निकाल ली x एट 5 मिनट विद 37 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं वेलोसिटी निकाल के दिखा रहा हूँ। सो वेलोसिटी आ जाएगा, या स्पीड ही निकालना है तो हम लोग ये लिखेंगे dx बाई dt। तो ये लिखेंगे d बाई dt ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 जो है वो पहले कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है, और t स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो वो आ जाएगा 2t। फिर आपको मैंने बताया था अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव कि अगर कोई प्लस में हो माइनस में हो तो हम लोग उनको तीनों को अलग अलग डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर माइनस 3 इंटू डी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी टी जब करेंगे तो ये टी का ये हो जाएगा 1, टी का डेरिवेटिव आ गया 1, और 2 इज अ कांस्टेंट तो उसका डेरिवेटिव आ गया 0, ठीक है। तो ये आ गया 4t माइनस 3। ये वेलोसिटी का फंक्शन निकाल दिया गया, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाला गया। बट आपको वेलोसिटी कब का चाहिए, आपको चाहिए वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5,
ठीक है। तो यहाँ पर t इक्वल टू 5 पुट करते हैं, तो 4 इंटू 5 माइनस 3, 20 माइनस 3, यह आएगा 17 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अगर हमने पोजीशन सेंटीमीटर में नापा है, टाइम जो है मिनट में मेजर किया जा रहा है, तो 17 मीटर पर मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल लिया या ये स्पीड निकाल लिया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्सेलरेशन। हो सकता है कि ये जो चीटी है वो अपने स्पीड को चेंज कर रहा हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्पीड इज चेंजिंग, टाइम का फंक्शन है, तो समय बदलेगा तो स्पीड भी बदल जाएगा। ठीक है, टाइम जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ता जाएगा। सो फाइंड द एक्सेलरेशन। वैसे ये इट इज़ नॉट ए रियलिस्टिक प्रॉब्लम, अगर t इक्वल टू 50 देंगे तो चीटी का स्पीड तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोई रियलिस्टिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक फिक्सिशियस प्रॉब्लम है। ठीक है, ये रियलिटी नहीं है, बस एक समझाने का तरीका है। तो अगर हम लोग t की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, सॉरी एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को लिखेंगे हम लोग dv/dt। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये लिख देंगे। और इसको लिखेंगे d/dt ऑफ 40 माइनस 3, 40 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 4 इंटू टी का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और 3 का डेरिवेटिव हो गया 0, तो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर मिनट है ना, पर मिनट स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर कोई फंक्शन दिया गया है पोजीशन का तो उसको डिफरेंशिएट करके विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम निकाल सकते हैं, उसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। और यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया, कई बार ऐसा होता है कि एक्सेलरेशन भी चेंज हो सकता है, इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पर कुछ अगर हम लोग स्क्वायर ना लेके क्यूब लेते तो यहाँ पर अभी एक टी का टर्म मिलता रहता, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, लाइक अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, तो हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। अब हम लोग इंटीग्रेशन देख रहे हैं, यानी इंटीग्रल कैलकुलस देख रहे हैं, इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये जैसे कि इंट्रोडक्शन है इंटीग्रल कैलकुलस का। ठीक है, ये कहा जाता है कि बहुत साल पहले न्यूटन के टाइम पे वो प्लेग की बीमारी फैल गई थी, तो उसमें न्यूटन जो थे वो काफ़ी दिनों तक, अभी जैसे कोरोना फैला हुआ है तो हम लोग घर पे हैं, तो उस ज़माने में न्यूटन ने मतलब वो घर पर ही थे और उन्होंने कई चीज़ें डिस्कवर की, उन्हीं में से कैलकुलस भी था। ऐसा नहीं, कैलकुलस के डिस्कवरी में या डेवलपमेंट में कई लोगों का योगदान है, लेकिन न्यूटन भी उन्हीं में से एक हैं। तो वो शायद वो किसी पत्ते का एरिया निकालना चाहते थे। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने शायद इसको यूज़ किया था। आप इसको हिस्टोरिकल है, तो आप अगर जानना चाहो, इंटरेस्टेड हो, तो आप इसकी हिस्ट्री देख सकते हो। ठीक है, सो कैलकुलस के डेवलपमेंट में इवन उस छुट्टी के दौरान न्यूटन ने कई चीज़ें ढूंढी थी, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी उसी समय आया था। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम भी शायद आया था, तो आप को कंफर्म कर लेना, मुझे ये याद नहीं आ रहा ठीक से। सो इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है वो देखते हैं। तो मान लेते हैं कि एक प्रॉब्लम से समझना शुरू करते हैं इसको। मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे मान लेते हैं कि मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है y इक्वल टू एस का इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, x वर्सेस y, ये है ग्राफ। और आपको ये 1 पर 1 होता है, 2 पर 2 होता है,
मुझे 1 से लेके 2 के बीच का एरिया चाहिए, यहाँ से यहाँ के बीच का, इसको हम कहते हैं एरिया अंडर द ग्राफ, ग्राफ के नीचे का एरिया, मुझे ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है, तो ये एरिया निकालना है, कोई ऐसा कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। ये एक ट्रेपीजियम है, ये क्या है, ट्रेपीजियम है। इंटीग्रल कैलकुलस का रिक्वायरमेंट क्या हो, फिर है क्या इंटीग्रेशन, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स L1 प्लस L2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सो ये वाला हाइट कितना है, 1 है, हाफ इंटू 1 प्लस ये जो हाइट है वो कितना है, 2 है, प्लस 2, 1 प्लस 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, ये है 1, तो ये आ जाएगा 3/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, हमने ये एरिया निकाल लिया, तो ये एरिया आसानी से निकाल जाता है। एरिया अंडर द ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है y = x, उसके नीचे का जो ग्राफ है हमने निकाला यूजिंग सम सिंपल ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन करना चाहिए। अब मैं दूसरा ग्राफ दे रहा हूँ। ठीक है, ये है वो ग्राफ y = x² का ग्राफ, और कहा गया है कि ये देखो 1 पर आपको पता है कि ये वैल्यू 1 देगा, और 2 पे कितना देगा, 2 पे जाकर ये 4 देता है। और मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, ये ग्राफ इधर भी जाता है ऐसे, मुझे इससे कोई काम नहीं है अभी। मुझे ये वाला एरिया चाहिए जो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, यहाँ से लेकर के ये एरिया। ओके, मुझे ये वाला एरिया, शेडेड रीजन का एरिया चाहिए। ठीक है, अब इस एरिया को निकालने के लिए कई लोगों ने, न्यूटन के पहले भी लोगों ने ट्राई किया, लाइबनिज वगैरह मैथमेटिशियन, तो उन लोगों ने का सजेशन क्या था कि हम कैसे कर सकते। कई लोगों ने ट्राई किया, और उस जमाने में इसका एरिया निकालते थे कैसे, मतलब पत्ते का एरिया निकालना है। ठीक है, ये पत्ता है, ठीक है, कोई पत्ता है, इसका एरिया निकालना है आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक ग्राफ पेपर पर रख देते हैं। ठीक है, और इस ग्राफ पेपर को यहाँ पर रख दिया। अब इस ग्राफ पेपर में बहुत सारे ये लाइंस होते हैं, आप स्केल के डिविजन्स कर सकते हैं। ठीक है, मीन स्केल डिवीजन कितने का है, ठीक है, वो जनरली 1 सेंटीमीटर का गैप होता है, आपको ऐसे कर लेना है। और इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स को जो है बन रहे हैं, ये कितने कंप्लीट वाले कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं उनको काउंट करके लिख देना। कंप्लीट वाला मान लेते हैं कि 50 हुआ। ठीक है, तो एक का एरिया क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब आपको देखने की हाफ ये, जैसे ये वाला हाफ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो हाफ वाले हैं उनको ढूंढना है आपको कि कौन कौन सा हाफ हो रहा है। ठीक है, तो हाफ एरिया वाला जो है, आधा एरिया वाला, ठीक है, वो कितने मान लेते हैं, वो 15 हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 15। ठीक है, तो उसका एरिया निकाल। अब कोई जो होगा वो बहुत छोटा सा हिस्सा हो रहा होगा, जैसे कि ये वाला, ठीक है, 1/4 वाला, ये अप्रोक्सीमेशन है, आप अंदाजे से ही कर सकते हो कि भाई उसमें 1/4 एरिया आ रहा है। 1/4 वाले कितने हैं, उन सबको ऐड करके सबका एरिया निकाल लेंगे, और इस तरीके से इस पत्ते का एक अप्रोक्स एरिया हम बता सकते हैं, नॉट एग्जैक्ट एरिया। ठीक है, अगर इसी मेथड को यहाँ पे अगर अप्लाई कर दे कोई, ठीक है, इसको यहाँ पे कोई अप्लाई करे कि ये ऐसे ग्राफ है भाई, और यहाँ पे हम इसको ऐसे छोटे छोटे सेक्शंस में काट देते हैं। ठीक है, ऐसे सेक्शंस में काट देंगे, इधर से भी काटेंगे। तो आपको करना क्या होगा, कंप्लीट वाले स्क्वायर्स काउंट करने होंगे। ठीक है, फिर वैसे स्क्वायर जो हाफ हो, जैसे ये वाला हाफ हुआ है, कितने हाफ हो रहे हैं, कितने 1/4 हो रहे हैं, बहुत पतला हो जा रहा है, उनको काउंट करके फिर उसके एरिया को हाफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हाफ करके हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, उन सबको काउंट करके उनके नंबर से मल्टीप्लाई करके ये एरिया निकाला जा सकता है। बट दैट एरिया इज नॉट एग्जैक्ट, वह एरिया क्या होगा, अप्रॉक्स एरिया होगा। तो ये एक कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल मेथड है, और इट इज़ नॉट ए कह सकते हैं कि ये एक बेटर मैथमेटिकल मेथड नहीं है। ठीक है, ये एक जस्ट एक अप्रॉक्सीमेट मेथड हो सकता है।
ठीक है, एग्जैक्ट मेथड नहीं है। ठीक है, इसको मैथमेटिक्स तो कह ही नहीं सकते। ठीक है, ये जैसे ज़मीन मेजर करने वाले होते हैं ना, जिनको हम हिंदी में अमीन कहते हैं, वो कुछ उस तरह का काम हो जाएगा। ठीक है, बस ये थोड़ा आप छोटे स्केल पे कर रहे हैं। तो इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा? तो इसका एरिया निकालने का तरीका जो है वो उसी से उठाया गया है, जो हमने पत्ते वाला सिस्टम देखा था, कहीं उसी से ये सिस्टम बनाया गया। तो हम ये एरिया देखो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहले मैं ये जो डायग्राम है उसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ठीक है, और फिर इसको समझते हैं। ये है, सॉरी ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये ऐसे फंक्शन चला जा रहा होगा ग्राफ। ठीक है, तो मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का एरिया निकालना है। ओके, यहाँ से यहाँ का एरिया निकालना, तो मैं क्या करूँगा, इसको कुछ कुछ स्ट्रिप्स में ब्रेक करूँगा। ठीक है, ऐसे स्ट्रिप्स बनाऊँगा मैं, और इन स्ट्रिप्स का जो विड्थ है वो सेम रखूँगा। ये सारे जो स्ट्रिप्स हैं उनका विड्थ मैंने h लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक जो विड्थ है, ऑल द स्ट्रिप्स आर ऑफ सेम विड्थ विच इज h विड्थ रखा गया सबका। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, कितने मान लेते हैं कि इसमें n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आ जाते हैं। ठीक है, मैंने ये जो विड्थ है बहुत पतला ली, h इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, छोटा है काफ़ी। मान लेते 1 mm का लाइन खींचना शुरू कर दिया। ठीक है, तो h इज इक्वल टू 1 mm हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो अभी यहाँ से ये 1 से लेकर के हम 2 देख रहे हैं, तो ये डिस्टेंस 1 है फिलहाल, लेकिन अभी हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेंगे। तो मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आता है, तो हम क्या लिखेंगे, n इंटू, अभी इंटू बाद में करेंगे। अब आप देखो कि यहाँ पर से अगर कोई भी स्ट्रिप आप ले रहे हो तो हर स्ट्रिप का जो हाइट है वो अलग अलग है। ये स्ट्रिप छोटा है, ये स्ट्रिप बड़ा है, ये स्ट्रिप ग्रेजुअली क्या, और एवरी स्ट्रिप इज गेटिंग बिगर एंड बिगर। तो पहला जो स्ट्रिप मिलेगा यहाँ तक, ठीक है, उसमें हम ये वाला जो मैं डार्क से लिख रहा हूँ, यहाँ पर डार्क कर रहा हूँ, इस एरिया को हम छोड़ देंगे। उसी तरीके से यहाँ पर जो डार्क हम करेंगे, ठीक है, ये कॉर्नर जैसा जो बन रहा है उस एरिया को हमें छोड़ देना होगा। हम उस एरिया को अभी छोड़ रहे हैं, ये जो कॉर्नर जैसा बना है, ऊपर में भी यहाँ पर भी करेंगे तो ये कॉर्नर जैसा बनेगा, इसको हम छोड़ देंगे। इसके अलावा ये जो कोई भी स्ट्रिप बन रहा है, मान लेते हैं कि हम इसी स्ट्रिप की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले स्ट्रिप को स्ट्रिप नंबर 1 कहेंगे, दूसरे स्ट्रिप को स्ट्रिप नंबर 2 कहेंगे, ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से चले जाएं, अगर पहला स्ट्रिप नहीं, यहाँ से अगर टोटल कितने स्ट्रिप्स हैं, n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हैं। ठीक है, n नंबर ऑफ टोटल स्ट्रिप हो रहा है। ओके, सो मैं यहाँ 1 से 2 नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ, x की वैल्यू x1 रही होगी, यहाँ पर x की वैल्यू x2 रही होगी। बाद में हम x1 को 1 और x2 को 2 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे स्ट्रिप्स हो गए। पहले स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, इसका जो एरिया होगा वो बहुत कम, बिकॉज स्ट्रिप्स आर वेरी वेरी थिन, तो उसका एरिया बहुत छोटा होगा। तो उसके एरिया को हम लोग ए नहीं कर सकते, मैं क्या कहूँगा उसको डेल्टा है। जब कोई क्वांटिटी बहुत स्मॉल होती है तो उसके हम दिखाने के उसके सिंबल क्या, हम डेल्टा ए लिखते हैं। इस पूरे इस जो आपको निकालना है, टोटल एरिया जो निकालना है इस शेप का, वो है ए, लेकिन इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया क्या है, डेल्टा ए। तो डेल्टा ए कैसे निकालेंगे, डेल्टा ए निकलेगा, वो होगा हाइट इंटू विड्थ ऑफ दिस ट्रायंगल, हाइट इंटू विड्थ ऑफ द ट्रायंगल। तो हाइट हम कैसे बताएंगे, हाइट की वैल्यू मैं ऐसे निकाल सकता हूँ कि मान लेते हैं कि हम इस स्ट्रिप की बात करते हैं, ये वाले स्ट्रिप की बात करते हैं, तो ये स्ट्रिप यहाँ से x दूरी पर है। ठीक है, ये स्ट्रिप जो है यहाँ से x दूरी पर है, और यहाँ पर आते हैं तो ये जो हाइट है, ये हाइट, ठीक है, ये हाइट हम निकाल सकते हैं, दिस हाइट इज y, और आपको पता है कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है, जो कि क्या है, x स्क्वायर है। y इज ए फंक्शन ऑफ x। अभी मैं x स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ, अभी मैं fx ही लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो
एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एरिया ऑफ द थिन स्ट्रिप, जो पतला सा स्ट्रिप बन रहा है ये वाला स्ट्रिप, इसका एरिया कितना होगा? एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ब्रेथ कितना है, हाइट कितना है? हाइट इज y इनटू विड्थ इज, यहाँ पर जो विड्थ हमने लिया है वो कितना लिया था हमने, आप h ले सकते हैं, ये जो इसका विड्थ है वो हम ले सकते हैं h, y इंटू h कर दिया, या चलो इसको डेल्टा x भी ले सकते हैं, इसको हम लोग डेल्टा x भी ले सकते हैं, किसका जो हर सबका विड्थ कितना, डेल्टा x सबका डेल्टा x है, ठीक है। सो y इंटू हम इसको डेल्टा x लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 सबके लिए अलग अलग ले सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बस एक एग्जांपल बताया। अब जो ये मान लेते हैं कि ये जो स्ट्रिप है वो एक स्ट्रिप का एरिया तो हमने निकाल लिया डेल्टा ए, ठीक है। तो वैसे ही हम बहुत सारे, पहला स्ट्रिप का एरिया, दूसरा स्ट्रिप का एरिया, तीसरे स्ट्रिप का सबका एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो पहले स्ट्रिप का एरिया जो है वो डेल्टा ए1 लेंगे, दूसरे स्ट्रिप का एरिया डेल्टा ए2, तीसरे स्ट्रिप का एरिया डेल्टा ए3, और ऐसे करते करते हम nवें स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे प्लस डेल्टा ए एन। इसमें टोटल कितने स्ट्रिप है, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते n स्ट्रिप्स होंगे, ठीक है। तो सबके सारे स्ट्रिप्स के एरिया को ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहले स्ट्रिप का ये जो हाइट है ये y1 आएगा, दूसरे का y2 आ रहा होगा, तीसरे का y3 आ रहा होगा, सारे स्ट्रिप का तो हाइट अलग अलग है, तो हम लिखेंगे y1 इंटू डेल्टा एक्स प्लस y। अब हम ये एज्यूम करें कि सारे स्ट्रिप को बराबर बराबर थिकनेस का कट किया गया है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स सब में कॉमन ले सकते हैं, डेल्टा एक्स प्लस y3 इंटू डेल्टा एक्स प्लस डॉट 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 अप टू yn इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। एनवा जो स्ट्रिप है उसका हाइट क्या होगा, yn, ठीक है। मैं आपको एक रफ एस्टिमेशन बता रहा हूँ। अब जब आप लिमिट एज इंटीग्रल एज सम चैप्टर करेंगे तो उसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ा दिया जाएगा 12th क्लास में, ठीक है। मैं आपको बस कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। इन सारे एरिया को ऐड कर देंगे, ठीक है, ये वाला स्ट्रिप प्लस ये वाला स्ट्रिप, तो हम आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो एरिया मिलेगा उस एरिया में ये कॉर्नर वाला एरिया नहीं होगा, बाकी ये जो बच गया नीचे का वो निकल जाएगा। ये जो काले काले सेक्शन जो मैंने बनाया है उनका एरिया नहीं निकल पाएगा, ठीक है, लेकिन बाकी सबका तो निकल जाएगा, ठीक है। तो उस एरिया को मैं अभी ए कह देता हूँ, या इसको मैं एक अच्छे तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं, ठीक है। मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकता हूँ सिग्मा डेल्टा ए आई इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। n नंबर ऑफ स्ट्रिप है, सारे स्ट्रिप का हमने समेशन कर दिया। और राइट हैंड साइड में लिखेंगे हम क्या, y1 प्लस y2 प्लस y3 जो लिखा हुआ है इंटू डेल्टा एक्स, सब में डेल्टा एक्स कॉमन हो गया। इसको लिख सकते हैं सिग्मा yi डेल्टा एक्स, ठीक है, i इक्वल्स 1 से लेकर के n तक, ठीक है। तो ये एक अप्रोक्सीमेट मेथड है, अभी ये कोई कैलकुलस का मेथड अभी तक हमने निकाला नहीं है, ठीक है। ये एक कह सकते हैं कि एक सिंपल समेशन है, बस इसमें क्या किया गया है कि स्ट्रिप बहुत पतला काटा गया है। अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलस अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलस अप्लाई करते हैं, क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट क्या कहता है कि अगर आप इस स्ट्रिप को जो ऐसे बन रहा है, मैं एक स्ट्रिप बनाता हूँ, ठीक है, इसका जो हाइट हमने लिया है ये है yi, इसका जो विड्थ है वो क्या है डेल्टा x, ये विड्थ और हाइट क्या y है। ये वाला एरिया जो है वो हम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं बिकॉज हम स्ट्रिप का जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें दिस इज ए कर्व, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, कर्व है। सो ये कोई ट्रायंगल नहीं है जिसका आप इसका एरिया निकाल लोगे। तो तरीका क्या है, तरीका ये कि अगर हम इस स्ट्रिप को बहुत पतला करना शुरू करें, अगर आप इस स्ट्रिप को पतला करोगे तो देखो कैसा दिखेगा, ये ऐसे रहेगा और स्ट्रिप जो है पतला मैंने कर दिया, ठीक है। स्ट्रिप पतला करने से ये ट्रायंगुलर एरिया जो है, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एरिया जो हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं वो वाला हिस्सा क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। तो एरर क्या होगा, जितना स्ट्रिप पतला करेंगे उतना एरिया के कैलकुलेशन में जो काला वाला पोर्शन आ रहा है वो कम होता जाएगा,
ठीक है। अगर स्ट्रिप को और पतला कर दें, ठीक है, स्ट्रिप को इससे भी पतला किया जाए, लाइक ऐसे कर दें, तो आप देख सकते हो कि अब वो एरिया इतना छोटा हो कि पता तक नहीं चल रहा है वहां पे, ठीक है। जैसे जैसे स्ट्रिप पतला होता जाएगा, ये कॉर्नर पे जो एरिया जो ऊपर क्रिएट हो रहा है वो एरिया छोटा होता जाता है। तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक अ लिमिट, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लिमिट लेंगे। अगर हम लोग डेल्टा एक्स जो है वो 10 to 0 कर देंगे, हम स्ट्रिप का एरिया इन्फिनेटली स्मॉल कर देंगे, तो ये जो हम एरिया निकाल रहे हैं वो ये चीज़ है, मतलब ये एक्सक्लूडिंग दिस, ये जो एरिया निकाल रहे हैं उसमें ये काला वाला पोर्शन इंक्लूडेड नहीं था, ये जो कॉर्नर बन रहे हैं वो इंक्लूडेड नहीं था इस एरिया में, ठीक है, बिकॉज हम तो स्ट्रिप का एरिया निकाल रहे हैं। बट व्हेन यू टेक दिस डेल्टा एक्स टू बी वेरी वेरी स्मॉल, तो स्ट्रिप बहुत पतला हो जाता है और उसके जो कॉर्नर पर जो एरिया है वो गायब हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। और उस केस में ये एरिया जो है वो एक्चुअली जो कंप्लीट एरिया जो है ये, ठीक है, उसके बराबर हो जाता है, ए बन जाता है, ठीक है, उसको हम ए कहते हैं, विच इज